नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं विशेष वर्गों से संबंधित जो बनाए गए आयोग हैं उनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो 123वां संवैधानिक संशोधन हुआ है उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपकी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आउट ऑफ ना हो। और अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये विशेष रूप से इसीलिए हमारी सीरीज का एक पार्ट है और इसको हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्लासेस को पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें खुशखबरी भी दे दीजिए कि आपकी जो एमपीपीएससी क्लासेस हैं हमारे पीएससी अड्डा चैनल पर स्टार्ट कर दी गई हैं और उसी के दौरान जो है हम अभी संविधान को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। और आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन थॉट में लेकर आया हूँ कि जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। चाहे आपने कितनी ही एग्जाम दे चुके हैं, उसमें असफल भी हुए हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखता। अब जो आप एग्जाम देंगे उसमें आप जीतने के लिए ही दोस्तों, सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओबीसी आयोग की क्या हिस्ट्री रही थी, क्या उसकी संरचना है, किस प्रकार से संशोधन किया गया। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले इसके इतिहास के ऊपर थोड़ा सा पृष्ठभूमि रखेंगे। और यहाँ पर जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है ये आपकी मेंस में लिखने के हिसाब से भी आपको काम आएगा। और हम जब फैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जितनी एग्जाम होती हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षा, तो वहाँ पर भी मैं आपको फैक्ट यहाँ पर बताता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि संविधान में ओबीसी वर्ग संबंधित क्या प्रावधान किया गया है। तो अगर हम संविधान में बात करें तो डायरेक्टली रूप में संविधान में कोई उल्लेख इसका नहीं मिलता है कि पिछड़े वर्गों से संबंधित कोई आयोग होना चाहिए, या डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा गया है कि ओबीसी के लिए एक आयोग का प्रावधान कर दिया गया है। तो यानी कि इसमें कोई मौलिक प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। परंतु जब हम बात करें अनुच्छेद 340 यानी कि 340 में, तो 340 अनुच्छेद में ये बताया गया दोस्तों कि इसमें यह प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को यह अधिकार इस अनुच्छेद में दे दिया गया कि जब कभी लगे कि राष्ट्रपति को तो वहां पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़े वर्गों की स्थिति जांचनी है तो वहां पर वो एक आयोग की स्थापना कर सकते हैं। ये 340 अनुच्छेद के तहत बताया गया है। और दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, वहां पर जो 15(4) और 16(4) में जो आरक्षण की बात की गई है, वहां पर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण दिया गया है, तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि ओबीसी को स्थिति क्या है उनकी और उनको आरक्षण देना चाहिए नहीं चाहिए, उसी के ऊपर ओबीसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जब हमने संविधान में देखा तो वहां पर कुछ भी आयोग की बात नहीं की गई है, परंतु जब 340 अनुच्छेद को देखे तो वहां पर पिछड़े वर्गों की स्थिति के लिए एक आयोग की स्थापना की यहाँ पर प्रावधान जो है किया गया है। तो जो राष्ट्रपति हैं ये अधिकार दिया गया। तो फर्स्ट जब संघ सरकार थी तो वहां पर संघ सरकार ने पहली बार इन पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, यानी कि पिछड़े वर्ग कौन होंगे, इसकी कोई परिभाषा नहीं थी, किन्हें आखिर पिछड़े वर्ग कहा जाए, कोई इसके लिए स्पेशली अलग से कोई परिभाषा भी नहीं है, ना ही इसकी कोई पहचान है। तो उनकी पहचान करने के लिए पहली बार जो है संघ सरकार ने एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई और कमेटी का नाम था काका कालेलकर कमेटी आयोग। तो दोस्तों, जो काका कालेलकर आयोग था ये बना था 1953 में। अब दोस्तों, यहाँ पर ये आयोग बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको ये तो पता ही चले कि किस प्रकार से हमारे जो है इतिहास में क्या क्या घटना हुई है, परंतु यहाँ पर अगर कभी किसी कारणवश अगर जुड़ा हुआ या तो आयोग की पूछ ली जाए कि काका कालेलकर आयोग कब बना था, तो 1953 में बना था। और क्यों बनाया गया था, तो वो जुड़ा था ओबीसी से संबंधित, और इसने किन मानकों संबंधित पिछड़े वर्गों की पहचान की, अगर ये पूछ ले तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों, जो काका कालेलकर आयोग था 1953 में बना, तो इसने जब आयोग ने पहचान करना शुरू की पिछड़े वर्गों की, तो उनकी जो पहचान है वो निम्नलिखित मानकों के आधार पर की।
वे मानक क्या रखे इन्होंने दोस्तों कि परंपरागत जो जाति श्रेणी का विभाजन में निम्न सामाजिक स्थिति में रहने वाले लोग, यानी कि उनकी जो विशेष वर्ग हैं, यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो कितने पिछड़े हैं, उनकी जो सामाजिक स्थिति है उनके आधार पर जो रहने वाले लोग हैं, जो वर्ग हैं, उनको इस श्रेणी में इनको मानक के रूप में शामिल किया गया। और जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त हो, यानी कि जो सरकारी नौकरी इन वर्गों से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कम है, उनका परसेंटेज जो है वो आमतौर पर दूसरे वर्गों से संबंधित कम है। और जिनका प्रतिनिधित्व व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में भी अपर्याप्त हो। तो दोस्तों इन मानकों पर काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान की। अब जब 1953 में बना और इसने पहचान की और अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपी, परंतु तो जो सरकार थी दोस्तों उन्होंने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जो काका कालेलकर जो आयोग थी इसकी रिपोर्ट पर। परंतु धीरे धीरे जब बात आई कि इतिहास में जब हम बात करें 1979 में, तो फिर यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार आती है। फर्स्ट मैंने जैसे बताया था कि 1977 जो है उस समय जो है गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आती है केंद्र में। तो वहां पर जो जनता पार्टी सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, एक मंडल आयोग बनाया 1979 में, इसी उद्देश्य के साथ कि पिछड़े वर्गों की पहचान जो है की जा सके। तो वापस जब एक कमीशन बनाया गया मंडल आयोग, इसका नाम था, तो जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था और इसमें 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। तो जो 5 सदस्यीय जो आयोग बनाया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इस आयोग ने क्या किया, इन्होंने भी अपने पैमाने बनाए, जो 11 संकेतक थे, इनके आधार पर उन्होंने पिछड़े वर्गों की पहचान की। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थी उनकी पहचान के लिए कुछ संकेतक बनाए, जैसे कि शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन से संबंधित जो है ये कुछ मानक इन्होंने तय किए और इनके आधार पर पिछड़े वर्गों की इस आयोग ने पहचान की और इसने वापस से अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंप दी। अब दोस्तों क्या होता है कि जब वापस से गैर कांग्रेस सरकार थी मोरारजी देसाई की, तो वो गिर जाती हैं, आपको पता होगा। तो जैसे ही वो सरकार गिर जाती है तो फिर नई सरकार आती है। तो वीपी सिंह की सरकार जब बन जाती है तो उन्होंने इस रिपोर्ट को जो मंडल आयोग ने सौंपी थी तो उस आयोग की जो है सिफारिशें लागू कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर मुख्य जो सिफारिश थी वो ये थी कि ओबीसी को आरक्षण देने संबंधित जो है मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण जो है दिया जाना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को। तो यहाँ पर दोस्तों जो 27% आरक्षण दिया गया बीपी सिंह की सरकार ने, तो जब ये आरक्षण दे दिया गया तो वहां पर क्या होता है कि इस आरक्षण को चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में जब इस आरक्षण का मुद्दा उठा कि किस प्रकार से आपने ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है आरक्षण देना, इस प्रकार से जो मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें मतलब अपनी जो है निर्देश जारी किए, उसको जो है प्रावधान को सही माना, यानी कि जो 27% का आरक्षण जो है तय कर दिया गया ओबीसी के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे उचित ठहराया कि संसद ने जो किया वो तो उचित है। परंतु यहाँ पर जैसे कि क्रीमी लेयर की संकल्पना भी प्रस्तुत की और हमने मंडलवाद यानी कि इंदिरा साहनी बनाम केस को भी हमने डिस्कस किया था जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। तो दोस्तों जो इंदिरा साहनी बनाम केस है, इसी में इस आरक्षण को उठाया गया था और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को तो उचित ठहराया, परंतु एक निर्देश जारी किया भारत सरकार को कि आखिर वास्तव में किन्हें जो है किस जाति या विशेष वर्ग को जो है हम पिछड़े वर्ग कहें, इसके लिए प्रॉपर जो है एक आयोग बनाया जाए, इसके लिए कोई कानूनी जो है अधिनियम लाकर जो है एक आयोग निर्मित किया जाए और पिछड़े वर्गों का जो है उचित रूप से पहचान की जाए और उनको ये सुविधाएं जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो आरक्षण दिया जाए उन तक जो है पहुंचाया जाए। इस प्रकार से जो है दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी बनाम केस में दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अब कंडीशन आ चुकी है एक नया आयोग बनाने की, क्योंकि अभी तक आपने देखा तो सिर्फ यहाँ पर एक कमिटीज बनाई गई, मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग, और इन्होंने अपनी सिफारिश से केंद्र सरकार को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जब यहाँ पर निर्देश दे दिया गया तो वहां पर एक आयोग आता है। उसकी चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है घोषित करने के आधार क्या माने गए। तो दोस्तों जो मंडल आयोग था इसने जो 3 मानदंडों का प्रयोग किया उस पर यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में सामाजिक शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग जो होंगे वो मूलतः पिछड़ी जातियों के लोग होंगे। तो ये पिछड़ी जातियों के जो लोग होंगे ये रिपोर्ट में इन्होंने माना
और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो पिछड़ी जातियों के लोग होंगे वही पिछड़े वर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग घोषित करने के भी आधार मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए तो वहां पर हमारी जो संसद है उन्होंने स्पेशली रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अधिनियम लाया गया 1993 के नाम से। तो जब ओबीसी एक्ट लाया गया 1993 में, और संविधान में हम अभी नहीं कुछ कहेंगे, परंतु यहाँ पर जो एक्ट लाया गया तो इसके तहत संसद ने जब इसको पारित कर दिया तो यह एक निकाय बन गया। किस प्रकार का निकाय? तो एक सांविधिक निकाय 1993 में बना दिया गया ओबीसी वर्ग के लिए, जिसके कारण जो है ये आयोग क्या कर सकता है कि अब ओबीसी से संबंधित जब कभी भी शिकायत आएगी तो वहां पर जो है उसका निवारण कर सकता है, शिकायतों की जांच कर सकता है, और ओबीसी के अलग स्पेशल रूप से कुछ योजनाओं बनाने संबंधित जो है कुछ सिफारिशें कर सकता है। इस प्रकार से 1993 में एक अधिनियम लाकर जो संसद के तहत बना था एक सांविधिक निकाय का गठन कर दिया जाता है। तो अब दोस्तों 1993 में जब ये निकाय तो बना दिया गया, परंतु यहाँ पर इसको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिए गए, न ही इसको जो है किसी प्रकार की कोई शक्तियां दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर बात उठने लगी दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की। चूंकि इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियां नहीं दी गई, न ही कोई इस प्रकार की शक्तियां दी गई, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग बना था उसको स्पेशली रूप से विशेष वर्ग को अच्छे तरीके से कार्य करने में सुविधा हो सके। इसलिए जब मुद्दा उठा कि इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों एक सांविधिक निकाय होना और एक संवैधानिक निकाय होना, यानी कि संविधान में अगर उस निकाय का उल्लेख होगा तो वहां पर एक स्पेशली रूप से उसी वर्ग के लिए विशेष रूप से जब वो कार्य करेगा तो उसको कितनी मजबूती मिलेगी। तो इस प्रकार यहां पर आता है अस्तित्व में दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में। तो 1993 के बाद 2018 में एक अधिनियम लाया गया 123वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो विधेयक था 2018 में। तो दोस्तों संसद में ये विधेयक लाया गया 2017 में, परंतु वहां पर ये बार जो है सरकार की जो हम कहें कि राजनीतिक जो है अस्थिरता, या हम कहें कि जो राजनीतिक एकजुटता है उनके न होने की वजह से जो है ये विधेयक पास न हो पाया था 1993 के बाद। तो जब 2017 में वापस से लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, परंतु वहां पर कुछ संशोधन करने के बाद वापस लोकसभा में गया, तो 2018 में ये पूर्ण रूप से पारित हो गया। तो इस एक्ट के माध्यम से जब ये पूरा पारित हो गया तो जो इसका बिल नंबर था 123वां संशोधन विधेयक जो था वह 102वें संशोधन के नाम से संविधान में जोड़ दिया गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये समझिए कि जो 103वां तो इस बिल का नंबर था जो कंटिन्यूसली लाए जाते हैं, परंतु जो बिल अगर पारित हो जाता है संशोधन के माध्यम से पूर्ण रूप से संसद से, और उस पर राष्ट्रपति के माध्यम से जब उस पर साइन हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है 102वां ये संशोधन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये नंबर और बिल नंबर दोनों आप डिफरेंस समझिएगा। और इससे जो 102वां संशोधन है यहाँ पर 2018 में हो गया। तो इसी संशोधन के बाद दोस्तों यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था बन गया। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ओबीसी, वो एक संवैधानिक संस्था बन गया। तो वो किस प्रकार से बना? तो दोस्तों इस संशोधन के माध्यम से जो 123वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, इसके माध्यम से जो ओबीसी को है संवैधानिक संस्था बनाने के लिए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया दोस्तों, वो था अनुच्छेद 338B। यानी कि दोस्तों जो 338B है वह हमने एससी आयोग में देखा कि 338 में तो एससी आयोग का प्रावधान है, 338A में एसटी आयोग का प्रावधान है, और 338B में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में 338B के नाम से, और वहां पर ओबीसी आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है पूरी संविधान में हिस्ट्री किस प्रकार से रही, क्या सरकारों द्वारा किया गया, किस प्रकार से कमीशन बना, और यहाँ तक हम देख चुके हैं कि ओबीसी आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 2018 में 123वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। अब यहाँ पर होता है दोस्तों हमारा ओबीसी आयोग स्टार्ट कि इसमें किस प्रकार से इसकी संरचना है, क्या ये कार्य करता है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि इसकी संरचना क्या है। तो जो संवैधानिक संशोधन किया गया है उसके अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 सदस्य होंगे।
तो एक सदस्य तो अध्यक्ष होगा और बाकी अन्य सदस्य होंगे। तो दोस्तों अभी वर्तमान में यहाँ पर याद कर कीजिए कि अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओबीसी आयोग के वो हैं भगवान लाल साहनी। तो ये ओबीसी आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आप याद कर लीजिए, ये आपके एक फैक्चुअल जो है डेटा है वो आपको याद होना चाहिए। भगवान लाल साहनी यहाँ पे वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं और इनकी नियुक्ति जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा इस एक्ट के माध्यम से। और इनके कार्यकाल के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा, यानी कि इनकी सेवा शर्तें क्या होगी, कार्यकाल कितना होगा, ये सब जो है राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रति वर्ष जो है अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपनी होगी। बाद में यह रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाएगी। तो दोस्तों ये तो क्रियाविधि सभी आयोगों में सेम ही रहती है। अब देखते हैं दोस्तों ओबीसी आयोग क्या कार्य करेगा। तो ओबीसी आयोग जो होगा वो संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों इत्यादि की निगरानी करेगा, यानी कि जब कभी बात आएगी कि संविधान ने ओबीसी के लिए क्या अधिकार प्रदान किए हैं उससे संबंधित जो है ये निगरानी करेगा, उनकी जांच करेगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के जो अधिकारों के हनन संबंधी जब शिकायत होगी तो वहां पर उनसे संबंध जो है निवारण करेगा। जब कभी स्पेशली ओबीसी का अधिकारों का हनन होगा तो वहां पर कुछ अगर शिकायतें ओबीसी आयोग को आती है तो वह उस पर जो है जांच करेगा, उनकी जो है निवारण करेगा। इस प्रकार से वह कार्य करता है। फिर इसके अलावा जो है पिछड़े वर्ग के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए ये सुझाव देगा, जैसे कि प्रत्येक आयोग कर रहा है, SC ST OBC राष्ट्रीय महिला आयोग, उसी प्रकार से ये भी कार्य करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शिकायतों की छानबीन इत्यादि के संबंध में सिविल कोर्ट के समान शक्तियां दी गई हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अब जब संवैधानिक इसको दर्जा दे दिया गया तो यहाँ पर इसको प्रावधान के तहत सिविल कोर्ट के समान जो है शक्तियां दे दी गई। जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताते आया हूँ कि इसको दस्तावेज प्रस्तुत करने की शक्ति इसके तहत मिलती है, समन जारी करने की शक्ति इसको दे दी जाती है, किसी से पूछताछ करने की इसको शक्ति दे दी जाती है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर इसको एक पावरफुल जो है निकाय बना दिया गया। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि 123वां जो संवैधानिक संशोधन विधेयक था ये क्या था। यहाँ पर हमारा आयोग तो कंप्लीट होता है, परंतु मैं इसी वीडियो में 1, 2, 3 जो संविधान संशोधन हुआ था वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो संसद ने 1, 2, 3वें जो संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया है और इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भांति वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। 123वें संवैधानिक संशोधन के लागू होने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 अप्रचलित हो गया। ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों। जो ये एक्ट लाकर आयोग बनाया गया था ओबीसी आयोग 1993 में, वो अब अप्रचलित हो गया। उसकी जगह अब नया निकाय है जो इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बनाया गया संविधान में। ये यहाँ पर मुख्य पॉइंट है। इसके अलावा अतः इस प्रचलित अधिनियम को निरस्त करने के लिए संसद द्वारा अलग से बिल पारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो यहाँ पर नॉर्मल सी जानकारी। अब मुख्य बिंदु दोस्तों इस विधेयक के क्या थे। तो इस बिल के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एंग्लो भारतीय की शिकायत व कल्याण संबंधी कार्य सौंपा गया है। यानी कि इसी संशोधन के माध्यम से दोस्तों जो SC आयोग है उसको ST और अन्य जो है एंग्लो भारतीय और OBC हैं वर्गों के लिए जो है शिकायत और कल्याण संबंधी कार्य भी सौंपे गए, जैसा कि मैंने SC आयोग में आपको बताया था। इसके अलावा इस बिल के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए नया अनुच्छेद 338 भी बनाया गया है। इस बिल के संविधान में एक नए अनुच्छेद 342A को जोड़ा गया है। अब ये 342A अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों कि इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं उनको विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको चिन्हित करने की शक्ति दी गई है। यानी कि जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको वो चिन्हित कर सके कि कौन सी जाति विशेष वर्ग जो है इसमें आता है, वो किस प्रकार से पिछड़ा है, ये सब जो है चिन्हित करने की शक्ति राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के तहत दी गई है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श कर सकते हैं और परंतु पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन के लिए संसद में कानून पारित किया जाना आवश्यक हुए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी मुख्य जो बिंदु हैं उसमें है कि इस बिल के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 सदस्य होंगे। मैंने आपको बताया
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इनके कार्यकाल के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होगी और बाद में यह रिपोर्ट जो है संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाएगी। तो दोस्तों जो केंद्र के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कार्य करता है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर जो है राज्य ये ओबीसी आयोग भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने नोट लिखा है वो इसलिए कि आपको पूरी जो ये बिल लाया गया था 2017 में उसकी प्रोसेस थोड़ी समझ में आ जाए कि लोकसभा ने इस विधेयक को अप्रैल 2017 में पारित किया था। तत्पश्चात इसे राज्यसभा में भेजा गया था और जुलाई 2017 में कुछ संशोधनों के साथ इसे राज्यसभा ने पारित किया। क्योंकि दोस्तों जो विपक्षी पार्टी थी राज्यसभा में, तो वहां पर वे कुछ क्लोज के विरुद्ध थे, यानी कि वो इसमें संशोधन चाहते थे, तो उस क्लोज को हटाकर कुछ चेंजेस करके वापस लोकसभा में इसको भेजा गया था। तो जब वापस लोकसभा में भेजा गया था तो वापस लोकसभा ने इसको पारित किया उसी संशोधन के तहत। तो संशोधन के मुताबिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 5 किया गया है। यानी कि दोस्तों जो पहले 3 संख्या थी अब 5 कर दी गई है और इसमें महिलाओं व अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उसको भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। और इस आयोग में एक ओबीसी महिला सदस्य की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। ये दोस्तों मुख्य पॉइंट है कि इस ओबीसी आयोग में महिला का जो है प्रतिनिधित्व भी दिया गया है, यानी कि एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारे वीडियो का एंड। और आपको वीडियो कैसी लगी है अंत में कमेंट करना ना भूले। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसका पीडीएफ और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आप आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।